आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मो और लाई की बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट को देखा था, जहां पर मो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होने की वजह से वो लाई का हाथ काट देता है और फिर ड्रैगन फोर्ट के बहुत सारे लोगों को जान से मार देता है। मो के इस रूप को देखकर काफी लोग डर जाते हैं, पर सब लोगों को ये देखकर मो पर काफी ज्यादा गर्व भी होता है। फिर मो मार्शल आर्ट एक्ट के मास्टर दाओकी से बोलता है, ये लो आइस ड्रैगन सोर्ड, यही तुम्हें चाहिए थी ना। पर दाओकी बोलता है, मिस्टर मो, आप ड्रैगन फोर्ट के हर एक इंसान से सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। आज के बाद ये मार्शल आर्ट सेक्ट आपको हमेशा फॉलो करेगा और कोई भी कभी भी कुछ भी हो जाए पर आपकी इंसल्ट करने की सोच भी नहीं सकता। फिर मो अपनी तलवार को नीचे झुकाते हुए उन लोगों से बोलता है, अब बताओ आगे कौन आना चाहता है। वहाँ नीचे खड़े हुए लोग ये देखकर कहते हैं, आखिर कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि अब वहाँ पर जाकर मरने के बारे में सोचे। फिर सीन एक पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर सभी क्यूहान को लॉन्गशिंग सिटी के मार्केट को ज्वाइन करने के लिए वेलकम कर रहे थे। जहाँ स्टेज पर देवी के फादर सभी लोगों को ये बात बता रहे थे, पर सभी तो मो की इस फाइट को देखकर उसको घेर कर खड़े हुए थे। पर मो उन लोगों को शांत करने के लिए कहता है, ये तो एक छोटा सा काम था। फिर क्यूहान भी मो के पास आकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती है, तुम तो आज एक ही फाइट से बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो। मैंने सोचा नहीं था, पर तुम तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर निकले। मो शर्माते हुए कहता है, तुम तो अब मुझे शर्मिंदा कर रही हो। ज़ाओयन उन दोनों को इतने अच्छे से एक दूसरे से बात करता हुआ देखकर अपने मन में सोचती है, आखिर इन दोनों का एक दूसरे से रिश्ता क्या है। पर वहाँ के लड़के तो इतने ज्यादा कमीने थे कि वो जल्दी से क्यूहान के पास जाकर उससे पूछ ही लेते हैं कि मिस्टर मो और आपका आखिर रिश्ता क्या है। क्यूहान मुस्कुराते हुए उससे कहती है, ये मेरे अब तक का सबसे ज्यादा प्रोफेशनल बॉडीगार्ड है, जैसा मैंने इससे पहले कभी भी हायर नहीं किया। क्यूहान की ये बात सुनते ही ज़ाओयन को चैन की सांस आती है और वो कहती है, अच्छा तो ये दोनों बस बॉस और एम्प्लॉई है, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। अब डीमन के फादर अपनी स्पीच खत्म करने के बाद क्यूहान से स्टेज पर आने का बोलते हैं और उनसे अपनी फीलिंग्स को सब लोगों के सामने शेयर करने का कहते हैं। क्यूहान मो को अपना ग्लास पकड़ने का बोलकर वहां जाने लगती है, तो वहां पीछे खड़े हुए दो लड़के कहते हैं, ये दोनों तो एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं, आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। उन दोनों की खुसफुसाहट को सुनते ही ज़ाओयन गुस्से में कहती है, अपनी बकवास बंद करो, वो दोनों सिर्फ बॉस और एम्प्लॉई हैं और कुछ नहीं। फिर क्यूहान स्टेज पर जाकर सब लोगों को ग्रीट करती है और आगे बताती है, मुझे लॉन्गशिंग सिटी के ट्रेड फैमिली को ज्वाइन कर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और ये मेरे लिए ऑनर की बात है और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि आप क्वीन फैमिली की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वेलकम करेंगे। पर शायद अभी आप लोगों को क्वीन फैमिली के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं क्वीन फैमिली की आइकॉनिक ड्रेस को आप लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। फिर क्यूहान सब लोगों के सामने वहाँ पर अपनी ड्रेस को दिखाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफें करना चालू कर देते हैं। वहाँ पर कई सारे लोग कहते हैं, इसे देखकर साफ समझ में आता है कि इसे किसी स्किल्ड पर्सन ने बनाई है। क्वीन फैमिली इसी तरीके के कमाल स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल ड्रेसेस को 100 साल से बनाती आ रही है, जिन्हें ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं। पर वहाँ खड़ा माओ भी इस ड्रेस में कमियां निकालते हुए कहता है, ये इतनी भी ज्यादा कुछ खास नहीं लगती, तुम बस मेरी माओ फैमिली के आइकॉनिक प्रोडक्ट्स के आने का यहाँ पर वेट करो, उन्हें देखकर तुम्हें ये पता चलेगा कि आखिर आइकॉनिक चीज क्या होती है। फिर माओ भी चुटकी बजाकर वहाँ पर अपनी ड्रेसेस को अंदर बुला लेता है। सभी उन्हें देखकर कहते हैं, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्यूहान गुस्से में मूवी की तरफ देखते हुए सोचती है, ये सच में एक काफी ज्यादा अच्छा मूव था कमीने। माओवी, तुमने हमारी रेपुटेशन को खराब करने की बहुत ज्यादा अच्छी कोशिश की है। पर माओवी क्यूहान को छोड़कर उन लोगों को गुस्से से देखते हुए कहता है, ये सब लोग बिल्कुल बेकार है, इन लोगों को हाँ करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। फिर माओवी मो के पास जाकर उसे मक्खा लगाते हुए कहता है, मिस्टर मो, आप हम दोनों की फैमिलीज की ड्रेसेस को देखकर दोनों में कंपेयर कर आप हमें क्यों नहीं बता देते कि आपको इनमें से कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है। आपके कमेंट करने से यहाँ पर लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। पर वहाँ खड़े लोग माओवी की हरकत को देखकर सोचते हैं, मो एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो इस सब के ऊपर कमेंट कैसे कर सकता है। लगता है माओवी सब लोगों के सामने मो को शर्मिंदा करना चाहता है। फिर मो उन दोनों की ड्रेसेस को देखने लगता है और वहीं माओवी अपने मन में बोलता है, मिस्टर मो, मुझे माफ कर देना, आप क्वीन फैमिली के गार्ड गॉड है, पर आपको टेक्सटाइल के बारे में क्या समझ। पर तभी मो उन दोनों को एवरेज बोल देता है और
आगे कहता है, अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो मैं क्यू हान की ड्रेस को चूज करूंगा। पर सभी मो की इस बात को सुनकर मो पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सब लोगों को ऐसा लगता है कि मो को कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसने उन दोनों को एवरेज कह दिया। माओ भी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये लड़का लगता है पागल हो चुका है, ये तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। क्यू हान भी मो के पास आकर उससे कहती है, आखिर तुम हमारी ड्रेस के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। तो मो उसे बताता है, तुम्हारे कपड़ों की डिजाइन जैसे तैसे घूमकर फिर से बोरिंग से रेड पर आ जाती है, पर इनमें फूलों के पैटर्न का बैकग्राउंड सच में काफी ज्यादा सुंदर लगता है, पर ये भी घूम फिर कर एक ही जैसा पैटर्न बना लेते हैं। अगर किसी ब्रांड के पास उसका चीफ डिजाइनर हो और उसके बाद भी वो घूम फिर कर पुराने पुराने डिजाइन लेकर आ जाए तो उसकी सेल कट कर सीधी सीधी आधी हो जाती है। क्यूहान ये सुनकर शौक हो गई थी और उसे ये समझ में आ गया था कि जो जो मो ने कहा है वो सब एकदम बिल्कुल सही है, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मो इसके बारे में कैसे जानता था और वो सच में आखिर किस बैकग्राउंड से था। माओवी भी ये सुनकर अपने दांत खिसखिसाते हुए कहता है, मो ने जो सब कहा उसकी एक एक बात बिल्कुल सच है, पर आखिर इसके जैसे लड़के को कपड़ों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। इसलिए माओवी मो से कहता है, अब जल्दी से हमारे कपड़ों के बारे में भी कुछ बोलो। मो उससे कहता है, वो पूरी तरह से कचरा है। माओवी पूछता है आगे, पर मो उसके ऊपर से अपनी नजर छुपाते हुए कहता है, और कुछ नहीं। ये सुनते ही सभी लोग माओवी पर हंसने लगते हैं। ये देखकर माओवी अपने मन में सोचता है, यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग आए हैं जिनके सामने मैं अपनी बेइज्जती होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। यहाँ लोंगशी सिटी के अलावा आसपास के और बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग आए हुए थे। माओवी चिल्लाते हुए मो से कहता है, तुम्हें मेरी कंपनी के कपड़े पहनकर देखने होंगे, अगर ये क्वीन फैमिली के कपड़ों से ज्यादा अच्छे हुए तो तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। मो उसके साथ ये शर्त लगाने के लिए राजी हो जाता है। तो माओवी सब लोगों को अपना न्यूएस्ट ब्रांडेड फैशन दिखाता है। सभी उस ड्रेस को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये गाउन बॉल सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और एक कहता है, आज से पहले इससे ज्यादा सुंदर ड्रेस मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। क्यूहान भी ये देखकर हैरान हो गई थी और वो अपने मन में कहती है, मैं भले ये मानना नहीं चाहती पर इसकी खूबसूरती सच में काफी ज्यादा कमाल की है। ये क्रेन गाउन बॉल सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और साथ ही मो भी उस ड्रेस को बड़ी गौर से देख रहा था। फिर माओ बड़ी स्टाइल के साथ मो से बोलता है, मो अब तुम्हें आखिर ये पता चल गया होगा कि हम दोनों फैमिलीज में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब बताओ, क्या तुम अभी सब लोगों के सामने मेरे सामने झुकना चाहोगे या नहीं। माओ भी अपनी पूरी बात कर भी नहीं पाता, तभी मो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये तुम्हारी चोरी वाली स्टाइल मेरे सामने यहाँ पर लेकर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मो ने इससे कहा कि ये एक चोरी वाली डिजाइन है। मो अपनी बात कर चुप ही होता है, पर माओ भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मो लगता है तुम्हारा पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम्हें पता था कि तुम शर्त हार जाओगे तो तुम्हें शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी, पर अब तुम हार चुके हो तो तुम्हें ऐसी हरकतें करना बंद कर देना चाहिए। फिर माओ भी सब लोगों को आगे बताता है कि आखिर तुम लोगों को ये पता है कि ये डिजाइन आखिर किसने बनाई है। फिर माओ भी उस डिजाइनर को जल्दी से अंदर बुलाने का कहता है और वो अपनी फुल स्टाइल के साथ अंदर आ जाता है। ये और कोई नहीं, मिस्टर स्मिथ था। मिस्टर स्मिथ को देखकर वहाँ की कई सारी लड़कियां उस पर फिदा हो गई थी, क्योंकि असल में मिस्टर स्मिथ इस पूरी दुनिया के बेस्ट डिजाइनर्स में से एक थे। मो उसको देखते ही पहचान लेता है और माओ भी मो को देखते हुए बोलता है, यहाँ इस रूम में ऐसा कोई है जो आपके काम को चोरी का माल बोल रहा है। पर तभी मिस्टर स्मिथ मो को देख लेता है और मो को टीचर बोलते हुए जल्दी से उसके सामने जाकर झुक जाता है और सब लोगों के सामने उससे कहता है, जब मैंने आपको लास्ट टाइम जाओली की पार्टी में देखा था उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं आपसे फिर से मिल पाऊंगा। आपके एडवाइस लेने के लिए मैं लॉन्गशी सिटी में 2 महीने से वेट कर रहा था। सभी लोग मिस्टर स्मिथ की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, मिस्टर स्मिथ मो को अपना टीचर क्यों बोल रहे हैं। क्यूहान भी ये देखकर सोचती है, क्या आखिर मैंने सही सुना। मो मिस्टर स्मिथ पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं इसके बारे में कोई भी जांच नहीं करना चाहता, पर क्या ये चोरी वाली ड्रेस तुमने बनाई है। मिस्टर स्मिथ बहुत ज्यादा डर चुका था, पर अगर वो ऐसा ही खड़ा रहता तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली थी। इसलिए वो मो से माफी मांगते हुए कहता है, मिस्टर मो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको जावली की पार्टी में देखा था, तब से मैं इस ड्रेस को बनाने के पीछे पड़ा हुआ था। सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो गए थे और आखिर में ये समझ जाते हैं कि ये डिजाइन एक चोरी की डिजाइन है और
साथ ही ये मौका माओवी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ था। फिर स्मिथ सब लोगों के सामने खुलकर बताता है कि डिजाइन 60% मिस्टर मो की है और बाकी 40% उसने मन से बनाया। क्यूहान के साथ वहाँ पर आए हुए सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो अपने मन में सोचते हैं अगर 60% इतना ज्यादा अच्छा था तो मो की ओरिजिनल डिजाइन आखिर कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। फिर मो माओवी के पास जाकर उसे नीचे दिखाने के लिए कहता है अब बताओ, मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। पर माओवी इस बात को सुलझाने के लिए मुंह से कहता है मैं तो आपके साथ एक मजाक कर रहा था, जो बोलकर वो हंसने लगता है। पर इस बात से मिस्टर स्मिथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो मो के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। मिस्टर स्मिथ माओवी पर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हारे मिस्टर मो को उसके घुटने पर बिठाने वाली बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आज से और अभी से तुम्हारी कंपनी के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उन सबको खत्म करता हूँ। ये सुनते ही माओवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ खड़े हुए सभी गेस्ट अपने मन में कहते हैं मो की बेइज्जती करने की वजह से इसने सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। यानी तुम समझ सकते हो, मो के एक बार कहने पर उसने उसकी कंपनी को ही छोड़ दिया। फिर मो स्मिथ को एक आइडिया देते हुए कहता है अगर तुम सच में माओ फैमिली से अलग हो गए हो तो क्यों न आज से लिन फैमिली के साथ काम करो। मिस्टर स्मिथ मो की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं ये तो सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लान है। फिर अगले सीन में मो अपने हाथ में जाम पकड़े हुए था और पीछे मिस्टर स्मिथ क्यूहान से उनकी कंपनी का डिजाइनर बनने के बारे में रिक्वेस्ट करता है, जिसे क्यूहान हंसते हंसते ही हाँ कर देती है। अब सब लोग माओवी को घेर कर खड़े हो गए थे, जिस कारण उसके पैर लड़खड़ाने की वजह से वो जमीन पर गिर गया। वो लोग उससे कहते हैं लगता है माओवी का फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं बचा। और माओवी भी ये देखकर समझ गया था कि मो की वजह से अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मो वाइजोंग के घर पर आया था। मो को वहाँ पर देखकर यूनियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर मो उसकी उस खुशी को तोड़ते हुए कहता है मैं यहाँ पर बाइजोंग के चेकअप के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। ये सुनते ही यूनियन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, पर वो अगले ही पल अपने चेहरे पर एक झूठी सी स्माइल रखते हुए मो से कहती है मेरे फादर असल में यहाँ पर नहीं है, वो जाओ फैमिली कॉर्पोरेट करने के लिए जाओ वैन के साथ मेरी शादी पक्की करने के लिए गए हैं। मो ये सुनते ही इतना ज्यादा हैरान हो जाता है जैसे उसे 1000 वोल्ट का झटका लग गया हो। उसे यूनियन की ये बातों का जरा सा भी भरोसा नहीं था। असल में लॉन्गशी सिटी के मेडिकल इंडस्ट्रीज के राइट याओ फैमिली के पास थे, इसलिए ये मैटर यहाँ तक खिंचकर आ गया था और इसी वजह से इसमें अब कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मो यूनियन की ऐसी बातें सुनकर अपने मन में सोचता है मुझे नहीं पता कि मैं बाई और याओ फैमिली के मैटर को सॉल्व कैसे कर पाऊंगा। फिर यूनियन अपनी जैकेट उतारते हुए मो से बोलती है टीचर मैं नहाने जा रही थी, क्या आप यहाँ पर खड़े होकर मुझे कपड़े उतारते हुए देखने वाले हैं? ये सुनते ही मो थोड़ा सा शर्मा गया था और वो हिचकिचाते हुए उससे कहता है ठीक है मैं थोड़ा बाहर से घूम कर आता हूँ। जो कहकर मो वहाँ से पलट कर चला जाता है, जिसके साथ यूनियन की वो झूठी हंसी भी उसी के साथ चली जाती है। असल में वो इतनी ज्यादा अकेली और बेबस थी कि वो चाहकर भी किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। मो वहाँ से बाहर आ गया था और वो अपने मन में सोचता है इन लड़कियों को नहाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए मुझे ऐसे ही आसपास घूम लेना चाहिए। पर वहाँ से थोड़े आगे जाते ही मो को ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई वहम हो रहा हो, पर असल में घर के पीछे कुछ लोग यूनियन के घर का ताला तोड़कर उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक लड़का अपने साथी से कहता है तुमने तो कहा था तुम किसी भी तरीके का ताला तोड़ सकते हो, फिर इतनी ज्यादा देर क्यों लग रही है? उसके इतना बोलते ही वो ताला टूट जाता है और अंदर यूनियन भी ना कर अब वापस आ गई थी। वो उन लड़कों को बिना देखे मुंह समझकर उससे कहती है तुम तो बिल्कुल सही समय पर आ गए। पर जैसे ही वो सामने देखती है तो वहाँ पर टाइशन अपने कुछ गुंडों के साथ अंदर घुस आया था। यूनियन ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और वो जल्दी से एक छोटी सी छुरी उठाकर टाइशन से बोलती है तुम आखिर अंदर कैसे आ गए? तुरंत ही मेरे घर से निकल जाओ। पर टाइशन बेझिझक आगे बढ़ते हुए उसे कहता है मैं तो बिल्कुल सही समय पर आया हूँ, जब तुम भी नहाकर आ चुकी हो। चलो अब एक अच्छी बच्ची की तरह ये नाइफ फेंक दो और बिस्तर पे मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा एंजॉय करने दो। और साथ ही वो अपने मन में सोचता है इस बड़े मास्टर को तुम्हारे पीछे घूमते हुए बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो चुका है, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। यूनियन असल में बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर वो टाइशन को डराने के लिए उससे कहती है अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। पर टाइशन उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर अपने लवर को याद नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। यूनियन भी अपने मन में सोचती है ये ठीक कह रहा है, मो अभी अभी तो घूमने के लिए बाहर गया था। वो ये सब सोची रही थी जिसकी वजह से उसका ध्यान टाइशन से हट गया, जिसका फायदा उठाकर टाइशन यूनियन के ऊपर उसके झपटने के लिए उस पर कूद जाता है और उसे पकड़कर जल्दी से बिस्तर पर लिटा देता है। यूनियन बेबसों की तरह उस पर चिल्लाई जा रही थी और वो उससे कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। टाइशन यूनियन को बिस्तर पर लिटाकर उससे कहता है उस बार तुम मुझसे बचकर भाग गई थी,
इसलिए ये ओल्ड मास्टर इस बार तुम्हें अपनी महानता बताएगा। पर यूनरेन तो उससे बचने के लिए चिल्ला रही थी। पर टाइशन अपने मन में सोचता है, मो के यहाँ से जाते ही मैंने सुन लिया था कि वो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, इसलिए मो यहाँ पर जल्दी ही नहीं आने वाला। फिर वो यूनरेन के ऊपर के कपड़े फाड़ने लगता है, पर यूनरेन बेबसों की तरह बस चिल्लाई जा रही थी और उसके हर एक आंसू के साथ बस वो यही सोच रही थी, मो आखिर तुम कहाँ हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। वो ये सोच ही रही थी, तभी पीछे से आवाज आती है और टाइशन मुड़कर देखता है और पीछे का मंजर देखते ही उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि मो सभी लोगों को पीटता हुआ उसके पास पहुंच गया था। टाइशन मो को देखकर जल्दी से वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है, पर मो सबसे पहले यूनरेन को कपड़े देकर उसे ढांकता है और यूनरेन भी मो को देखकर थोड़ी सी शांत हो जाती है और मो भी बड़े प्यार से यूनरेन के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहता है, प्लीज रोना बंद करो, रोते हुए तुम जरा से भी क्यूट नहीं लगती। जो सुनते ही यूनरेन चुप हो जाती है, जिसके बाद मो बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से ही कूदकर टाइशन के सिर को जमीन पर गाड़ देता है। टाइशन दया की भीख मांगते हुए मो से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। और ऊपर से यूनियन भी चिल्लाकर उससे कहती है, टाइशन तुम बस वेट करो, मैं तुम्हें जेल पहुँचाने वाली हूँ। फिर वो पुलिस को कॉल कर कर वहाँ पर बुला लेती है। टाइशन भी वहाँ पर पुलिस को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, जिसके बाद पुलिस टाइशन और उसके साथियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर मो यूनियन के रूम में आकर उसे हील करते हुए उससे कहता है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, असल में टाइशन की वजह से उसे चोट लग गई थी। फिर बातों ही बातों में मो यूनरेन से आगे पूछता है, क्या तुम सच में यावेन के साथ शादी करना चाहती हो? यूनरेन तकिए से अपना मुंह दबाए उससे कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या चाहती हूँ, उस सब से ये रिजल्ट नहीं बदलने वाला। ये जानते ही कि ये शादी यूनरेन की मर्जी के खिलाफ हो रही है। मो बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहता है, तुम बस यहाँ पर रहकर अच्छे से आराम करो और योवेन नाम की प्रॉब्लम को मेरे ऊपर छोड़ दो। मो की इतनी बात सुनकर यूनरेन की आंखें चमकने लगती हैं और वो शर्माने लगती है। अब सीन कुछ घंटे आगे बाइजोंग की मीटिंग रूम का होता है। वहाँ बाइजोंग, एल्डर हु, याओवेन और उसके कुछ साथी बैठे हुए थे। एल्डर हु बाइजोंग से पूछता है, आखिर तुम लोग इतने ज्यादा उदास क्यों हो? हमारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली तो एक ही जैसी है। हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली की एक लड़की से शादी करना चाहती है, मेरी फैमिली भी तुम्हारी फैमिली की ही तरह है, और वैसे भी इस सब के बाद तुम लोगों को सप्लाई मिलने वाला था। बाइजोंग कपकपाते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर बोलता है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की हर एक चीज के लिए तैयार हूँ। मैं यावेन से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी लड़की को खुश रखेगा, वरना मैं तुम्हें जान से मारने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करूँगा। यावेन उसे एक ईवल सी स्माइल देते हुए बोलता है, मैं कभी उसे उदास नहीं होने दूंगा और न ही उसे छोड़कर जाऊंगा। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है, अगर वो लड़की मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसे बस पीटूंगा, जिसके बाद ये बाई फैमिली मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगी। फिर बाइजोंग कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़कर उस पर साइन कर देता है और वहीं पर एल्डर हु टेबल पर अपने पैरों पर पैर रखकर बैठा हुआ था। वो वहाँ पर बाइजोंग से मो के बारे में पूछता है, जिसने योवेन को एक बार अपने घुटनों पर बिठाल कर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी, इसलिए वो बाइजोंग से उस लड़के को याओ फैमिली के हवाले करने का कहता है। ये सुनते ही वो लोग सामने की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। एल्डर हु मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अगर ऐसा था तो तुम लोगों को सप्लाईज के लिए मो के पास जाना चाहिए था, न कि याओ फैमिली के पास। फिर एल्डर हु चिल्लाकर उन लोगों से बोलता है, जल्दी से उस लड़के को हम लोगों के हवाले कर दो, वरना मैं इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर डालूंगा। ये सुनते ही वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर तभी न जाने कहां से मो अचानक से वहां पर आ गया था और वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए कहता है, सच में ये याओ फैमिली बहुत ही ज्यादा लालची है। जो बोलकर मो उस कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े टुकड़े कर हवा में उड़ा देता है। सभी ये देखकर इतने ज्यादा हैरान हो गए थे कि उन लोगों के मुंह ही बंद नहीं हो पा रहे थे। मो की ऐसी हरकत देखकर एल्डर हु मो पर चिल्लाते हुए टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो जाता है और मो एल्डर हु से बोलता है, आज के बाद लोंगशी सिटी के मेडिकल इंडस्ट्रीज की सारी मदद मैं करूंगा, और अगर तुम्हें सबसे कोई दिक्कत हो तो तुम आकर मुझे ढूंढ सकते हो। ये सुनकर एल्डर हु की हंसी निकल जाती है और वो मुझसे पूछता है, तुम्हें आखिर अपने शब्दों का अंदाजा भी है कि तुम आखिर क्या बोल रहे हो? मुझे तो तुम्हें देखकर ये समझ में नहीं आता, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस पर तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जाए? तुम्हारा चेहरा। ये सुनकर मो इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह सुनकर अपने मन में सोचता है, मैंने तो ऐसा सोचा था कि सब लोग मेरे हैंडसम फेस को देखकर वैसे ही मेरी
बात मान जाएंगे, पर अब ऐसा लगता है कि इसे जवाब देना पड़ेगा। फिर मो एल्डर हु से आगे कहता है, ये सब मेरे स्ट्रेंथ पर भरोसा कर सकते हैं। जिसके बाद वो एल्डर हु को एक चैलेंज देते हुए कहता है, आज से कुछ दिनों बाद योशन सिटी में पिल रिफाइनिंग कंपटीशन होने वाला है, जिसमें तुम्हें मेरे साथ पार्टिसिपेट करना होगा, और अगर उसमें मैं जीत गया तो तुम्हें लॉन्गशी सिटी के सभी सप्लीमेंट्स को वापस लौटाना होगा। मो की इतनी बात सुनते ही एल्डर हु टेबल पर हाथ पटकते हुए इस चीज के लिए राजी हो जाता है और आगे कहता है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे लड़के के पैरों के बीच में से घिसटते हुए निकलना होगा, और साथ ही लॉन्गशी सिटी के सारे सप्लाईज मेरे ही हो जाएंगे। मो भी इस चीज के लिए रेडी हो जाता है, पर यहाँ पर बेचारे बाइजोंग से कोई भी कुछ नहीं पूछता, और मो को ये समझ में नहीं आता कि असल में सारी की सारी चीजें तो बाइजोंग की थी। फिर मो वहाँ से घूम कर जाने लगता है, और एल्डर हु मो को जाता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है, तुम्हें अपने इस डिसीजन से बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपनी कार को रोड पर दौड़ाते हुए बाइजोंग के घर के बाहर पहुंच गया था, जहां बाहर युनरिन तैयार होकर जाने के लिए तैयार थी, और वहीं पीछे बाइजोंग अपना मुंह लटकाकर खड़ा हुआ था। युनरिन मो की कार के अंदर बैठने लगती है। मो युनरिन से पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ चल रही हो? युनरिन कार के अंदर आते हुए कहती है, मैं आपके साथ चल तो रही हूँ, पर मैं याओ फैमिली से वापस नहीं आने वाली। तभी बाइजोंग उसे टोकते हुए कहता है, असल में युनरिन आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने आपको ये नहीं बताया, पर अगर आप किसी भी वजह से इस कंपटीशन को हार जाते हैं तो सबसे पहले बेइज्जती युनरिन की होने वाली थी, क्योंकि जिस दिन इस कंपटीशन को रखा गया है याओ फैमिली उसी दिन इस मैरिज को करना चाहती है। जो बोलकर बाइजोंग मो के सामने अपना सिर झुकाते हुए आगे बोलता है, मेरी बेटी की आगे की जिंदगी अब आपके कंधों पर है। मो ये सब देखकर बाइजोंग को शांत रहने का बोलता है, और फिर वहाँ से अपनी कार निकालकर आगे निकल जाता है। रास्ते में मो युनरिन के उदास चेहरे को देखकर उससे पूछता है, तुम्हें इस मैटर से अकेले निपटने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी मैं हूँ जो इसे सॉल्व कर सकता है। ये देखकर युनरिन शर्माते हुए मो का उसका साथ देने के लिए उसका शुक्रिया करती है। फिर वो दोनों योशन सिटी की यो फैमिली के घर के बाहर आ जाते हैं। यो वैन अपने साथियों के साथ वहीं पर खड़ा हुआ था, और वो जायुन को वहाँ पर देखकर मुस्कुराते हुए मो से कहता है, क्या बात है, तुम इसे भी यहाँ पर लेकर आ गए, चलो अच्छा है, अब तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, मो तुम अपने आप को क्या समझते हो, ये योशन सिटी मेरा इलाका है। तभी युनरिन आगे आकर योवेन से बोलती है, मो पहली बार यहाँ पर तुम्हारी योशन सिटी में आ रहा है, तुमने ही इसे कॉन्टेस्ट में इनवाइट किया था, तो इसके बाद तुम इसे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे? योवेन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी याओ फैमिली की लिविंग रूम पूरी तरह से भर चुकी है, पर हाँ कुत्तों का घर खाली है, अगर मो वहाँ चाहे तो रह सकता है। ये सुनते ही उसके साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सुनते ही उसके साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं, पर उन लोगों की इस बात से युनरिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो योवेन पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम मो को यहाँ पर नहीं रोकने दोगे तो मैं भी तुम्हारी इस फैमिली में नहीं रुकने वाली। ये सुनते ही योवेन जाओयुन से कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे फादर और तुम्हारी दोनों की ही जिंदगी मेरी फैमिली के हाथों में है। ये सुनते ही मो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, तो युनरिन भी ये देखकर हैरान हो जाती है, पर योवेन मो को वहाँ से जाता हुआ देखकर किसी कुत्ते की तरह शू शू कर उसे वहाँ से भगाने लगता है। पर मो अपनी कार के पास पहुंचकर रुक जाता है, और अपनी ऑरा को बाहर निकालते हुए योवेन से बोलता है, अगर तुम्हारी याओ फैमिली ने युनरिन को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी पूरी याओ फैमिली को खत्म कर डालूंगा। ये सुनते ही याओवेन थर थर कांपने लगता है, और मो वहाँ से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। पर मो के वहाँ से जाते ही योवेन को मो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने मन में सोचता है, आखिर तुम्हें किस चीज की उम्मीद है, बस ये सब एक बार खत्म हो जाने दो, मैं तुम्हें अपने घुटनों के बल बिठाकर तुमसे अपने आप को पापा बुलवाऊंगा। मो वहाँ से निकलकर योशी सिटी की मॉडल स्ट्रीट में आ गया था, जहाँ वो अपनी कार को पार करने के बाद आसपास होटल ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी होटल नहीं दिखता, इसलिए वो वहीं गलियों में घूम रहा था। पर तभी मो को एक चीख सुनाई देती है, और वो वहीं देखता है कि कुछ लोगों ने एक लड़की को पकड़ कर रखा हुआ था। उस लड़की ने मास्क पहना हुआ था, और वो उन लोगों से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी कोई बकवास नहीं करूंगी। पर वो लोग उससे बोलते हैं, यंग मास्टर ने हमें बता दिया था, और अगर अब तुम्हें योशन सिटी में 1-2 दिन भी रहना है तो जल्दी से वो सारे पैसे हमें दे दो। पर वो लड़की अभी भी उनसे भीख मांगते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। पर तभी उसकी नजर मो पर पड़ जाती है, जो उन लोगों को ही देख रहा था। वो मो को अपना हीरो बोलकर जल्दी से उन लोगों से छूटकर मो के पैरों से लिपट जाती है, और उन लोगों से बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। वो लोग भी जल्दी से मो के पास भाग कर आने लगते हैं, और वो मो से कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर
पर जीना नहीं चाहते। ये याओ फैमिली का मैटर है, इसमें अपनी नाक मत डालो। पर मो याओ फैमिली का नाम सुनते ही उन लोगों से बोलता है, अगर ये याओ फैमिली का काम है तो मैं मो इसमें नाक जरूर डालना चाहूंगा। ये सुनते ही वो लोग थोड़े से डर जाते हैं और मो से फिर से उसका नाम पूछते हैं। मो फिर से उन लोगों को अपना नाम बताता है। ये सुनते ही वो लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि मो से माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के तुरंत बाद मो अपनी जैकेट निकाल कर उस लड़की को उड़ा देता है, जिससे वो लड़की शर्माते हुए मो का शुक्रिया करने लगती है। फिर मो उस लड़की से उसका एड्रेस पूछता है, जिससे वो सही सलामत उसे उसके घर पहुंचा सके। पर वो लड़की उसे मना कर गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। मो भी उसे शर्माते हुए देखता रहता है और अपने मन में सोचता है, ये लड़कियाँ सच में मेरी समझ के बाहर हैं। इन लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो बोलते हुए वो अपनी जेब टटोलता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि वो लड़की उसका पॉकेट मारकर भाग गई है। अब सीन योशे सिटी के स्लम एरिया का होता है, जहाँ वो लड़की अपने एक चाचा अंकल फू के साथ रहती है। अब वो लड़की अंकल फू को मुंह का वॉलेट देते हुए कहती है, इतने सारे पैसों से आप आपका इलाज अच्छे से करवा सकते हैं। पर अंकल फू इतने सारे पैसों को देकर उस लड़की को ही ये पैसे रखने का बोलते हैं और आगे कहते हैं, ये पैसे तुमने मेरे लिए चुराए हैं, पर तुम्हारी इस हरकत से मुझे और भी ज्यादा बुरा लगने लगा है। वो लड़की अंकल फू को समझाते हुए कहती है, आपका जिंदा रहना जरूरी है, जब तक मैं आपको ठीक नहीं कर देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैंने आपके लिए योशे सिटी के सबसे ज्यादा बेस्ट डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया है। वो इससे आगे कुछ कह पाती तभी उसके घर का गेट खुलता है और वो लड़की मो को वहाँ पर खड़ा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से मो का वॉलेट छुपाते हुए मो से कहती है, आखिर तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर क्यों आ गए। पर मो तिरछे निगाहों के साथ उस पर उंगली करते हुए कहता है, तुम मेरा वॉलेट चुरा सकती हो, पर क्या मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर सकता। तभी अंकल फू खांसते हुए मो से माफी मांगते हुए बोलते हैं, ये सारी गलती मेरी है, इसलिए इस चीज के लिए इस छोटी सी लड़की को कोई भी चोट मत पहुंचाइएगा। परमो उन लोगों को बड़े गौर से देखकर उन लोगों से पूछता है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह थी कि योशक सिटी की सबसे बड़ी और अमीर फैमिली लेंग फैमिली पूरी तरह से तबाह कैसे हो गई। क्यों मैंने सही कहा ना लेडी लिनिंग, जो बोलकर वो उस लड़की का मास्क हटा देता है जिसके पीछे बहुत बुरी तरीके से जला हुआ एक चेहरा था। अब हमें 2 साल पहले की स्टोरी को बताया जाता है। असल में 2 साल पहले याओ फैमिली का याओ वैन अचानक से हमारी लेंग फैमिली की लड़की से शादी करना चाहता था। दोनों की फैमिली ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानती थी, इसलिए उन लोगों की एक दूसरे से सगाई कर दी गई। सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए हम लोगों को ऐसा लगा कि फ्यूचर में ये दोनों बहुत अच्छे कपल बनेंगे। पर अचानक जिस रात शादी थी, लेंग फैमिली एक ही रात में तबाह हो गई। उस रात पूरी फैमिली में एक बहुत बड़ी आग लग गई थी, जिसमें से मैं हमारी यंग लेडी को बचाकर कैसे न कैसे कर ले आया, पर मैं उनका चेहरा नहीं बचा पाया था। इनके चेहरे के साथ पूरी लेंग फैमिली उसी दिन खत्म हो गई। सबको इसके बारे में पता है कि ये हरकत किसने की थी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसके बारे में कुछ कर सके। आज सब याओ फैमिली को इतना ज्यादा अमीर और पावरफुल देखते हैं, पर किसी को ये याद नहीं है कि उन लोगों ने क्या किया था। जो बोलते हुए अंकल फू उन बातों को याद कर फूट फूट कर रोने लगते हैं और आगे बोलते हैं, पिछले 2 सालों से हम दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर यहाँ पर काम कर रहे थे। जो बोलते हुए वो जोरों से खांसने लगते हैं तो लिंगजिन उन्हें चुप होने का बोलती है। असल में इस लड़की का नाम लिंगजिन है। मो ये सब सुनकर गुस्से में आगे की तरफ देखते हुए सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि यह फैमिली इतनी ज्यादा गिरी हुई होगी। अगर यूनियन की शादी गलती से उस फैमिली में हो गई तो शायद बाई फैमिली भी लिंग फैमिली की तरफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उन लोगों को इतना ज्यादा सफर करना पड़ेगा जितना मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए मुझे यूनियन को उस या फैमिली से बाहर निकालना होगा। फिर मो अंकल फू की ऐसी हालत देखकर लिंगजी से बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं अंकल फू को ठीक कर सकता हूँ। पर लिंगजी उससे बोलती है, हमारा मजाक उड़ाना बंद करो। अंकल फू की बीमारी इतनी ज्यादा आसान भी नहीं है कि कोई भी आकर इसे ठीक कर सके, इसलिए मैंने योशिक सिटी के बेस्ट डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया है। फिर वो मो के सामने भीख मांगते हुए कहती है, क्या मैं अभी के लिए तुम्हारे पैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, जिसके बाद जो भी मेरे पास होगा वो सब मैं देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। मो उसकी ऐसी बातें सुनकर हिचकिचाते हुए उसकी मदद करने के लिए तैयार तो हो जाता है और साथ ही वो अपने मन में कहता है, इस लड़की को मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं इसके अंकल को ठीक कर सकता हूँ। तभी वहाँ लैंग फैमिली के बाहर एक बड़ी महंगी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें लोंगशी सिटी का बेस्ट डॉक्टर बियान ही आया था, जिसके साथ अपने कुछ आदमी भी होते हैं। लिंगजी उसे बाहर आकर ग्रीट करती है, पर मो सीधा का सीधा खड़ा रहता है। ये देखकर वो आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए मो पर कहता है, आखिर तुम इनके सामने क्यों नहीं झुके। तो मो कहता है, मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये कौन है। बियान ही अपने साथी को शांत करता हुआ कहता है, ठीक है ठीक है,
मैं पहले भी इसके जैसे कई सारे एरोगेंट लोगों से मिल चुका हूँ जो गरीब होने के साथ कुएं के मेढक भी होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये दुनिया आखिर कितनी ज्यादा बड़ी है। जो बोलकर वो आगे निकलने लगता है तो मो बियान ही को सुनाते हुए कहता है, ये कुएं का मेढक ये देखना चाहता है कि तुम आखिर किस मेथड से उस बीमार इंसान का इलाज करोगे। फिर बियान ही अंदर आकर अंकल फू को चेक करता है। फिर बियान ही अंकल फू को चेक कर लिंग जी को बताता है कि इनकी बॉडी की सभी वेन्स ब्लॉक हो चुकी हैं, इसलिए हमें वेन क्लीनिंग पिल्स चाहिए। पर मैं पक्का नहीं हूँ कि मैं इस तरीके की कोई पिल को रिफाइन कर सकूँ। लिंगजी जमीन पर अपना सिर पटकते हुए बियानी से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार इसे ट्राई जरूर कर ले। बियानी उसकी तरफ देखता भी नहीं है और वो उससे कहता है ठीक है। मो वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था कि वो आखिर किस तरीके से पिल बनाने वाले थे। पर फिर वो आगे आकर बियानी से बोलता है, जरा तुम इसे एक बार पास आकर देखो, मैं इसे एक बार में ही बना सकता हूँ, तो आखिर तुम सभी सामानों को बर्बाद क्यों करना चाहते हो। जो बोलकर वो फर्नेस को उठाकर उसे खाली करने लगता है तो बियानी उसे देखकर कहता है, इसे ये नहीं पता है कि वो आखिर किसके साथ पंगा ले रहा है। और उसका आदमी भी मुंह से कहता है, अगर तुमने एक बार में ही वो पिल बना दी तो मैं बियानी की खराब हुई पिल्स को भी खा लूंगा। वो उससे कहता है ठीक है, इसे मत भूलना। फिर वो पिल बनाने लगता है और बियानी पीछे खड़ा होकर गुर्राते हुए मुंह से कहता है, अगर आज तुम इस पिल को नहीं बना पाए और तुमने मेरे रेपुटेशन को खराब कर दिया तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो आदमी भी बियानी का साथ देते हुए मुंह से कहता है, अगर तुम इस पिल को नहीं बना सकते तो तुम मुझसे शुरू में ही बोल देते, आखिर तुमने मुझे वो खराब पिल्स खाने का क्यों कहा। पर वो उन दोनों को ही इग्नोर करते हुए अपनी पिल को बनाने पर ध्यान देता है और आधे ही घंटे बाद उसका फर्नेस चमकने लगता है। और मो की हाई लेवल फायर कंट्रोलिंग टेक्निक को देखकर बियान ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर मो को एक हाई ग्रेड की फायर कंट्रोलिंग टेक्निक कैसे आ सकती है, क्योंकि जब मैं पिल रिफाइन करता हूँ तो मैं बस फायर को फील कर पाता हूँ, पर इसकी फायर कंट्रोलिंग टेक्निक को देखकर मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मुझे तो ये लगा था कि ये पूरी तरह से गायब हो चुकी है। पर फिर बियान ही ये सब देखकर अपने मन में सोचता है, ये लड़का भले ही छोटा हो पर ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अगर मैं इसे अपना मास्टर बना लेता हूँ और इससे 2 या 3 टेक्निक सीख लेता हूँ तो ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। मो अपनी पिल रिफाइन कर लिंग जी को दे देता है और बियान ही मो के पीछे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था और वो मो से कहता है, ये तो हाई ग्रेड की वेन क्लीनिंग पिल है, आप तो सच में एक पिल रिफाइनिंग मास्टर है। अब लिंग जी जैसे ही अंकल फू को वो पिल खिलाती है, थोड़ी ही देर में उनकी सभी ब्लॉक्ड वेन्स खुल जाती हैं और वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस करने लगते हैं। इसलिए वो मो को मुस्कुराते हुए शुक्रिया कर कहते हैं, मैं तो अब पहले से बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करने लगा हूँ। लिंग जी भी ये देखकर मो का शुक्रिया करते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे इन इंटेंशंस को समझ नहीं पाई थी, पर तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। जिसके तुरंत बाद बियान ही मो के सामने आकर मो से माफी मांगते हुए उससे कहता है, क्या मैं आपका डिसाइपल बन सकता हूँ। मो उससे कहता है, ठीक है, मुझे इस सब में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर तुम तो याओ फैमिली के एक आदमी हो। ये सुनते ही बियान ही उस बैच को तोड़ते हुए मो से कहता है, मैं तो पहले से ही उस फैमिली से दूर होना चाहता था, वो लोग बहुत ही ज्यादा कमीने हैं। और मो उसे देखकर अपने मन में सोचता है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में ये सच बोल रहा है। पर बियान ही को आगे बढ़ने के लिए किसी सपोर्टर की जरूरत थी, इसलिए वो याओ फैमिली का सहारा ले रहा था। अब बियान ही मो के सामने झुक कर उससे कहता है, लिटिल मास्टर, आज से मैं आपका डिसाइपल हूँ, क्या ये डिसाइपल आपका नाम जान सकता है। मो कहता है, क्यों नहीं। फिर वो बियान ही को अपना नाम बताता है और बियान ही मो को ऐसे देखता है जैसे वो कोई साक्षात भगवान हो। पर जैसे ही मो उसे अपना नाम बताता है, बियान ही और उसका आदमी दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही ये पता था कि मो पिल रिफाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला था। इसलिए बियान ही चौंकते हुए मो से उसके टीचर का नाम पूछता है। मो उससे कहता है, मैं उनके बारे में तुम्हें ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकता, पर हाँ, उनका सरनेम मिस लियाओ है। मो यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ लाओ की बात कर रहा था, पर बियान ही के ये सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं और वो हैरानी के साथ चिल्लाते हुए आगे पूछता है, वो लाओ फैमिली, द एंशिएंट मेडिकल फैमिली, क्या मो आप उसी के बारे में बात कर रहे हो। मो भी ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो गया था और वो उससे पूछता है, क्या तुम सबको उसके बारे में पता है, लाओ फैमिली सच में इतनी ज्यादा फेमस है। बियान ही उसे लाओ फैमिली के बारे में बताता है। लाओ फैमिली पूरी चाइना की नंबर 1 ग्रेट मेडिकल फैमिली हुआ करती थी, उनके पास उनके एंशिएंट मेडिसिन
कॉम्बिनेशंस थी वो एक सच में ट्रू मेडिसन फैमिली थी। और अगर याओ और लाओ फैमिली के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो इसे कोई भी साफ देख सकता है कि इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ये तो किसी मुर्गे के बच्चे की फीनिक्स से लड़ाई की जैसी हो गई। इसलिए मैं कभी भी अपने मास्टर का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब सीन पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट के दिन का होता है जहाँ सभी खड़े होकर इसी के बारे में बातें कर रहे थे। इस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए वहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे, पर वही भीड़ में बाइजोंग और उसकी लड़की यूनरिन दोनों ही मुंह लटका कर उदास मन के साथ बैठे हुए थे। और जजेस के सामने याओजू अपने लड़के याओवेन के साथ खड़ा होकर एक ईवल से स्माइल देते हुए सोचता है, आज के दिन इस पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट के साथ ही लॉन्गशिंग सिटी की सभी मेडिकल इंडस्ट्रीज मेरी हो जाएंगी। मो मेरे विनर के होते हुए इस कंपटीशन को जीतना चाहता है। मुझे तो उस पर हंसी आ रही है। अब बस मुझे मो के हारने का वेट करना है। मैंने तो योवेन के लिए ग्रीटिंग्स भी लिख कर रख ली है। मो जैसे ही इसे हार जाता है मैं सब लोगों के सामने जाकर इसे शौक से पढ़ूंगा। तभी पीछे से एक लड़का आकर उसे इशारा करता है। याओजू से बयान ही के बारे में पूछता है कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो लड़का उसे बताता है, मास्टर बयान ही आज तो वही पता नहीं कहाँ चले गए थे और तब से ही मुझे उनके बारे में कोई भी खबर नहीं है। ये सुनकर याओजू सोचता है, इतने जरूरी काम के समय मुझे एक जज चाहिए था और ये तो पता नहीं अभी तक कहाँ पर है। पर जब तक वो आता है मुझे मेरे विनर को स्टेज पर तो भेज ही देना चाहिए। फिर अनाउंसर आवाज देते हुए याओवेन को स्टेज पर बुलाता है। लड़कियां उसे देखकर पागलों सी चिल्लाते हुए कहती है, याओवेन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और कई कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। और कुछ कहती है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और वहीं भीड़ में बैठी हुई यूनरिन उदास मन के साथ मुंह के बारे में सोच रही थी। याओ फैमिली यहाँ पर आ चुकी है पर टीचर का तो कोई भी अता पता नहीं है। लगता है टीचर अभी तक यहाँ पर नहीं आए और इसी वजह से कई सारे लोग मो का वहाँ पर बैठकर मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एक कार स्टेडियम में सभी लोगों के सामने आकर रुकती है जिसमें से बियान ही निकलता है। सभी उसे देखकर जोरों से चीयर करने लगते हैं पर अगले ही पल वो इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनकी आंखें और मुंह दोनों ही बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि ओल्ड मास्टर बियान ही असल में किसी और का गेट खोलने के लिए बाहर खड़े हुए थे और वो सभी उस मास्टर को देखना चाहते थे। याओजू भी ये देखकर हैरान होता है और वो भी सभी की तरह यही सोच रहा था कि आखिर कार के अंदर कौन है। पर तभी एक नए लुक के साथ हमारा हीरो मो उस कार के बाहर निकलता है। याओजू ये देखकर चौंके हुए चेहरे के साथ अपने मन में सोचने लगता है, मो टीचर आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। पर मो को वहाँ पर देखकर बाइजोंग और यूनरिन दोनों को ही बहुत ज्यादा उम्मीद जाग जाती है। लिंगजिन भी मो के साथ वहाँ पर बैठकर कार में आ तो गई थी पर वो तो बस यही सोच रही थी कि मैं इन लोगों के साथ यहाँ पर आ तो चुकी हूँ पर मेरे अंदर याओ फैमिली के लोगों का सामना करने की जरा से भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मुझे मो की बात मानकर अभी कार के अंदर ही रहना चाहिए। याओजू बियान ही को मो के साथ देखकर बियान ही से बोलता है, आखिर ये सब क्या बकवास है। तो बियान ही भी उससे बड़ी सख्त आवाज में बोलता है, आज से और अभी से मैं बियान ही मो का डिसाइपल हूँ और अब से मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर मिस्टर मो को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही याओजू के पैरों के नीचे की जमीन हिल जाती है और बाइजोंग ये सुनकर सोचता है, योशा सिटी का फेमस मास्टर मो के साथ काम करने के लिए याओ फैमिली को ऐसे ही छोड़ देगा। याओजू बियान ही से बोलता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से देखना तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। और तभी योवेन भी मो से बोलता है, तुम्हें आखिर क्या लगता है अगर बियान ही तुम्हें सपोर्ट करेगा तो क्या तुम इसे जीत सकते हो। तो कान खोलकर सुन लो, इस कॉन्टेस्ट में 2 राउंड होने वाले हैं और तुम ये फर्स्ट राउंड हारने वाले हो, क्योंकि योवेन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि सभी जजेस में से कुछ लोग यो फैमिली के लोग भी हैं, इसलिए उसे ये चीज पक्की थी कि वो बड़ी आसानी से इस कंपटीशन को जीत जाएगा। फिर अनाउंसर माइक पर सब लोगों को बुलाता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को जल्दी से अपनी जगह पर आकर अपने इंग्रेडिएंट्स को चेक करने का बोलता है और फिर आगे कहता है, मैं काउंटडाउन शुरू करने वाला हूँ, 3, 2, 1 और अब इसी के साथ कॉन्टेस्ट शुरू होता है। सभी लोग अपनी अपनी पिल बनाना चालू कर देते हैं और सभी जजेस में से एक जज बोलता है, लगता है याओवेन गोल्डन लाइट पिल को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरा जज बोलता है, गोल्डन लाइट पिल को बनाने का मेथड सच में लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। तो पहला जज फिर से बोलता है, आप ठीक कह रहे हैं, ये याओवेन सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और दूसरी तरफ बियान ही मो के इंग्रेडिएंट्स को जैसे ही चेक करता है तो वो सभी
बहुत ज्यादा सड़े हुए और उनमें कीड़े लगे हुए थे। बियान ही ये देखकर चौंक कर चिल्लाता है और मुंह से कहता है, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को तो कीड़े लग चुके हैं और इन कीड़ों ने हमारे इंग्रेडिएंट्स को खाकर आधा कर दिया है। अब आप बताओ कि हम क्या करें। पर ये सुनते ही याओजू और याओवेन दोनों एक ईवल से स्माइल देते हैं, जिसे देखकर साफ समझ में आता है कि आखिर इसके पीछे कौन है। पर इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मो बियान ही से सभी इंग्रेडिएंट्स को फर्नेस के अंदर डालने का बोलता है। सभी मो को देखकर हंसते हुए मुंह से बोलते हैं, ये तो बियान ही के जैसे ही इंग्रेडिएंट्स है, लगता है ये भी गोल्डन लाइट पिल बनाने वाला है। पर यून इस चीज को नोटिस कर लेती है कि उनके इंग्रेडिएंट्स में कीड़े लगे हुए थे, इसलिए उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कॉन्टेस्ट कैसे जीत पाएंगे। पर मो अपनी पूरी कोशिश में लगा रहता है। अब सीन आधे घंटे बाद का होता है। जब तक कई सारे लोग हार चुके थे, तभी याओवेन के साथ आई हुई लड़की याओवेन से बोलती है, मास्टर टाइम हो चुका है। ये सुनते ही याओवेन स्टाइल मारते हुए उंगली के इशारे से उस पिल को फर्नेस के बाहर निकालता है, जिसे देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि याओवेन ने मिड ग्रेड की गोल्डन लाइट पिल बनाई थी। याओवेन के मिड ग्रेड की पिल बनाने की वजह से एक जज उसे बधाई देते हुए कहते हैं, भले ही तुम 20 साल की क्यों ना हो, पर तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। ऑडियंस में बैठे सभी लोग भी यही बात करने लगते हैं कि ये सच में एक बहुत ज्यादा कमाल का लड़का है। योवेन योशिक सिटी का सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान है। जज भी बोलता है, ये तो सच में कमाल है, अब तक के पूरे कॉन्टेस्ट में किसी ने भी मिड ग्रेड की पिल नहीं बनाई। याओजू भी ये देखकर हल्की से स्माइल करके सोचता है, लड़के लगता है तुमने अपने स्किल्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लिया है। योवेन भी स्टाइल मारते हुए सभी लोगों से वाह वाह बटूर रहा था और वो उन लोगों से आके कहता है, जजिस ने मुझे पहले ही फर्स्ट प्लेस पर डाल दिया है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी और को कोशिश करने की भी कोई जरूरत है। वैसे कोई चाहकर भी इतनी ज्यादा ग्रेट पिल नहीं बना सकता। जजिस को भी उसकी बातें सही लगती है, पर तभी मो उन लोगों को आवाज देते हुए कहता है, फाइनल रिजल्ट सुनाने के लिए आप लोगों को इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है। सभी मो की ऐसी बातें सुनकर मुंह पर हंसते हुए बोलते हैं, इस जैसी कॉपी कैट की याओवेन के सामने बहस करने की हिम्मत कैसे हुई। और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये अब तक की सबसे ज्यादा लोएस्ट ग्रेड की पिल बनाने वाला है। याओवेन भी मो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है, तुम इसे हार चुके हो। पर मो उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपने एक चॉप से फर्नेस के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन लोगों से कहता है, तुम ये हारने वाले हो। उस फर्नेस के अंदर से निकलने वाली एनर्जी सच में बहुत ज्यादा होती है। वहाँ पूरे में धुआं धुआं हो जाता है, पर जैसे ही वो धुआं थोड़ा सा छटता है, मो याओवेन से कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी अपने राइवल की तरह नहीं देखा, तो फिर आखिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे हारने वाला हूँ। जो बोलकर मो अपनी पिल को हवा में उठाता है, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मो ने उस कीड़े लगे हुए इंग्रेडिएंट से एक हाई ग्रेड की गोल्डन लाइट पिल बनाई थी। और सभी को ये बात पचाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी कि लॉन्ग सिटी का आखिर ऐसा कौन इंसान है जो इतनी ज्यादा हाई ग्रेड की पिल बना सकता है। याओवेन को अभी तक अपनी आंखों पर जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर मो उसे बोलता है, इंसानों को सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। यूनियन भी मो की इस जीत को देखकर सोचती है, ये मेरे टीचर सच में मुझे हमेशा हैरान कर देते हैं। याओजू मो की इस जीत की वजह से बहुत ज्यादा बेइज्जत महसूस कर रहा था। फिर जज अनाउंस करता है कि इस राउंड का फर्स्ट विनर मो है और सेकंड याओवेन। पर सेकंड प्लेस पर आना याओवेन को जरा सा भी मंजूर नहीं था और दूसरी ओर बायजोंग अपने साथियों के साथ इस जीत की खुशी बना रहा था। वो कहता है, सच में मिस्टर मो हमारी सिटी के मेडिकल इंडस्ट्रीज के सोल है। यहाँ याओशेंग सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनका सामना कर सके। लिंगजी भी दूर खड़ी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और अब उसकी आंखें भी उम्मीद से चमकने लगती हैं। फिर सीन याओ फैमिली पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ इस कॉन्टेस्ट के बाद न्यूज में याओवेन का सेकंड प्लेस पर आने का पढ़कर गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है, अपने आप को तैयार करो, ये कॉन्टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक हमारी याओ फैमिली हमारे साथ है, मो इसे इस तरीके से नहीं जीत सकता। याओवेन अपने सूजे हुए गाल के साथ उससे बोलता है, पर मैं उसे नहीं हरा सकता। तो याओजू उसका सिर अपने हाथों के बीच में पकड़कर एक क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है, ऐसा किसने कह दिया कि तुम उसे नहीं हरा सकते। फाइनल राउंड कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। समय के साथ ये जीत तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। याओवेन भी अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर उसका शुक्रिया करता है और फिर याओजू अपने बेटे के साथ गैलरी में आ जाता है और कहता है, लैंग फैमिली की वो लड़की मो के काफी ज्यादा करीब लग रही थी और वो उसे चेयर भी कर रही थी, इसलिए सबसे पहले मुझे लैंग फैमिली को पूरी तरह से खत्म करना होगा, जिससे हम मो को
को मेंटली पूरी तरह से तोड़ सके। और याओ वैन तुम्हें जाकर अगले राउंड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। याओ वैन भी कहता है यकीन कीजिए, इस बार मैं जरूर जीतूंगा। फिर सीन याओशेन सिटी के स्लम एरिया का होता है, जहाँ पर मो लिंगजी के साथ उसके घर पर जा रहा था, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से कई सारी बातें भी करते हैं। वहीं लिंगजी मो से कहती है अंकल फू को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा और तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है, इसलिए मैं थैंक्स बोलने के लिए कई सारा अच्छा खाना लेकर जा रही हूँ। अंकल फू को ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर लिंगजी घर के बाहर पहुंचकर गेट खोलते हुए कहती है अंकल फू देखिए मैं यहाँ आ गई। पर तभी मो वहाँ पर कुछ लोगों को सेंस कर लेता है और लिंगजी से बचने का कहता है। तभी पीछे से याओ फैमिली के कई सारे असिस्टेंट्स निकल कर आ जाते हैं और उसमें से एक आदमी लिंगजी से कहता है आपसे मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया, आप कैसी हो। वो अपने हाथ में अंकल फू की डेड बॉडी पकड़े हुए था। असल में उन लोगों ने पहले ही यहाँ पर आकर अंकल फू को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई थी। लिंगजी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उन्हें पकड़ने के लिए भागती है और उन लोगों से कहती है प्लीज रुक जाओ, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये तो बेकसूर है, तो आखिर तुम लोग इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उस आदमी का नाम केन यांग है। वो अंकल फू की डेड बॉडी को जमीन पर फेंक देता है, जिसे पकड़कर लिंगजी जमीन पर बैठ जाती है और केन यांग उन दोनों पर हमला करते हुए कहता है तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास भेज देता हूँ। जो बोलते हुए उसकी किक लिंगजी यांग के फेस के बहुत ज्यादा पास पहुँच जाती है, पर तभी उसी के चेहरे पर मुंह की एक जोरदार किक पड़ती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो आदमी जाकर पीछे दीवार से टकराता है। मो गुस्से में बोलता है याओ हेल, तुम्हारी याओ फैमिली आखिर क्या करना चाहती है, क्या वो लोगों को बचाती है या जान से मारती है। एक मेडिकल फैमिली के लोग लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं, पर तुम्हारी याओ फैमिली की इन हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग किसी गंदे लुटेरों से कम नहीं। केन यांग अपने सूजे हुए चेहरे के साथ बोलता है हमारी याओ फैमिली लोगों की जान भी बचाती है और लोगों की जान लेती भी है। ये याओशेन सिटी हमारी याओ फैमिली का एक प्लेग्राउंड है। मो तुम बताओ क्या तुम याओ फैमिली के मारने के तरीके को टेस्ट करना चाहोगे। ये सुनकर मो गुस्से से भरा हुआ अपनी मुट्ठी को भींचते हुए उससे कहता है मुझे भी लोगों को बचाना आता है और साथ ही उन्हें मारना। ये सुनते ही वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और केंग यांग अपने साथियों से मो को जान से मार देने की बोलता है, पर जैसा कि आप सबको पता है मो के एक ही हमले से वो सभी बहुत दूर जाकर गिरते हैं और बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। केंग यांग अपनी ही नजरों के सामने अपने सभी साथियों को मरता हुआ देखकर अपना सिर छुपा लेता है और सोचता है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये फिल्म मास्टर होने के साथ साथ एक मार्शल आर्ट मास्टर भी होगा, इसलिए इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारे पैट्रियार्क ने हमें इससे पहले ही सावधान किया था। और मो केंग यांग के सभी साथियों को मारकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे उसकी जान हलक में आ जाती है और वो मो से अपनी जान बचाने के लिए उससे कहता है प्लीज मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो मेरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम इस सिटी से एक कदम भी बाहर नहीं रख पाओगे। मो एक स्माइल करते हुए केंग यांग से कहता है तुमसे आखिर ऐसा किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी याओ फैमिली से जरा सा भी डरता हूँ। ये सुनते ही केंग यांग और जोर से चिल्लाते हुए मो से उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगता है और आगे कहता है मैं तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर प्लीज मुझे मत मारो। मो उसे बड़ी गुस्से की नजरों से देखते हुए कहता है जब तुमने अंकल फू को मारा था तो उन्हें भी तुमसे दया की भीख मांगी होगी, पर क्या तुमने उन पर दया दिखाई थी। अब सीन याओ फैमिली पर आ जाता है, जहाँ पर याओजू के साथ कुछ लोग खड़े हुए थे। वो याओजू से बोलते हैं हमारे याओ हेल ने एक्शन ले लिया है, तो अब लैंग फैमिली का बचना नामुमकिन है, अब तक तो वो सब मर ही चुके होंगे। तभी दूसरा आदमी कहता है तुमने सही कहा, याओ हेल ने अब तक जितने भी मिशन लिए हैं उन्हें आसानी से पूरा किया है और ये तो एक छोटा सा मैटर है। याओजू भी बोलता है अब हमें बस केंग यांग के इस जीत की खबर सुनाने तक का वेट करना है। तभी उसके घर का गेट खुलता है और याओवेन कहता है सेकंड अंकल आप आ गए। याओजू भी उसे देखकर बोलता है केंग यान तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। पर वहाँ एक असैसिन होता है जो केंग यांग की बॉडी अपने साथ लेकर यहाँ पर आ गया था और वो याओजू को बताता है कि मो ने केंग यांग को बड़ी बेरहमी से मार दिया। याओजू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और मो के बारे में सुनकर गुस्से में अपने दांत किसकिसाते हुए कहता है आज और अभी से ये याओ फैमिली तुम्हारे साथ इस एक आसमान के नीचे नहीं रहने वाली, मैं तुमसे केंग यांग को मारने का बदला जरूर लेकर रहूंगा, तुम इस याओशिंग सिटी से चाहकर भी एक कदम भी बाहर नहीं रख पाओगे। अब सिर इस कंपटीशन के फाइनल मैच के दिन का होता है, जहाँ सभी मो को लेकर बातें करने में लगे हुए थे, पर
और याओजू बाइजोंग को देखकर सोचता है, तुम मेरे ही इलाके में आकर इसे जीतने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुम लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा भोले हो। फिर अनाउंसर अपने फाइनल मैच के लिए अपने टॉप 2 कंटेस्टेंट्स को स्टेज पर बुलाता है। मो और याओ वैन स्टेज पर आते ही एक दूसरे को इस तरीके से देखते हैं जैसे अगर उन दोनों में से एक किसी का भी बस चले तो वो एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दे। फिर मैच स्टार्ट होते ही वो दोनों ही अपने फर्नेस को जलाकर पिल रिफाइन करना चालू कर देते हैं। बियान ही ये देखता है कि मो ने अपनी फायर से एक फायर का बर्ड बना दिया था। जजेस भी ये देखकर समझ जाते हैं और वो हैरानी के साथ बोलते हैं, ये तो फिनिक्स फ्लेम टेक्निक है। ऑडियंस भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी और जजेस आगे कहते हैं, ये तो एक हाई ग्रेड की फ्लेम कंट्रोलिंग एंशिएंट चाइनीज टेक्निक है। इस टेक्निक से बड़ी ही आसानी से फ्लेम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ भी हो जाए पर ये यंग मैन नहीं, ये मास्टर कोई आम इंसान नहीं है। मुंह की इस फ्लेम कंट्रोलिंग टेक्निक को देखकर याओजू गुस्से से सामने की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्किल्ड हो। बस एक बार वो आइटम उस जगह पर पहुंच जाए जहां उसे होना चाहिए, उसके बाद हमारी ये याओ फैमिली पक्के में ही जीत जाएगी और फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। और उसी समय याओ वैन अपने फर्नेस में कुछ चीज डाल देता है। अब 1 घंटे बाद मो की पिल बनकर रेडी हो जाती है जिसे मो निकालते हुए मुस्कुराकर देखता है। जजेस भी मो की वो पिल देखकर हंसते हुए कहते हैं, आखिर ये किस तरीके की पिल है और ये इतनी बुरी तरीके से क्यों जली हुई है? तभी दूसरा जज बोलता है, लगता है इस लड़के को अपनी आंख पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही घमंड था, इसलिए इसने शौक में अपनी पिल को ही जला लिया। बाइजोंग और युनरिन दोनों ही ये देखकर पसीना पसीना होने लगते हैं। याओ वैन ये देखकर कहता है, मो तुम हार चुके हो। फिर वो शो ऑफ करने के लिए अपनी पिल को निकालकर हवा में उछाल देता है। सभी लड़कियां वो पिल देखकर पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती हैं, ये पिल तो पिछली बार की पिल से भी काफी ज्यादा अच्छी है, एक हाई ग्रेड की टाइगर ब्लॉकिंग विंग पिल। फिर वो जजेस आगे कहते हैं, इस लड़के की ये पिल किसी भी तरीके के घाव को ठीक कर सकती है, पर ना जाने ये आखिर ऐसी कोयले की तरह काली क्यों है। याओजू भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हुए खासकर जजेस को इशारा करता है कि वो जल्दी से अब रिजल्ट सुना दे। जजेस याओजू का वो इशारा समझ लेते हैं और बोलते हैं, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने आपकी नजरों से साफ साफ ही देख लिया होगा, याओ वैन के स्किल्स मो के स्किल्स से एक कदम आगे हैं और जो इस कॉन्टेस्ट का विनर है। तभी बियान ही उन लोगों को इसे आगे बोलने से रोक देता है। याओ वैन चिल्लाते हुए उसे पूछता है, आखिर इस सब का क्या मतलब है? सब लोगों की नजरों के सामने ही रिजल्ट है और फिर तुम उन लोगों को क्यों रोक रहे हो? पर बियान ही सभी लोगों से बोलता है, तुम सभी पिल रिफाइनिंग मास्टर्स पर लानत है, जरा अपनी आंखें खोलकर ये देखो। वही मो अपनी पिल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ था और उसकी पिल धीरे धीरे कर चमकना चालू होने लगी थी। असल में जो उसके ऊपर कालिक थी वो हटने लगी थी, जिससे वो पिल बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है। सभी लोग हैरानी के साथ सामने देखते हुए सोचते हैं, ये तो रीशार्पिंग डिवाइन पिल है। कुछ जजेस को तो इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था और कुछ जजेस तो ये देखकर रोने ही लगे थे। उनमें से एक जज बोलता है, 3 जनरेशन से मैंने इस तरीके के किसी भी पिल रिफाइनिंग मास्टर को नहीं देखा। दूसरा मास्टर भी कहता है, ये तो सच में रीशार्पिंग डिवाइन पिल है। अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो कोई भी ये साफ देख सकता है कि इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। वो जज इससे आगे कुछ कह पाता, याओजू गुस्से में चिल्लाकर उन दोनों से कहता है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। पर तभी वो इस बात को नोटिस करता है कि पूरा स्टेडियम मुंह को चेयर करने वाले लोगों की आवाज से गूंजने लगा था और बाइजोंग भी इस चीज को देखकर रोते हुए मुंह से कहता है, तुम्हारा ये अंकल तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। पर इन सब चीजों से याओजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे मुंह की गई हर एक बेइज्जती याद आती है, जैसे मेडिकल इंडस्ट्रीज के बारे में और फिर ये फर्स्ट राउंड को जीतना और उसके बाद उसके छोटे भाई को मार डालना। जो सब सोचकर याओजू मुंह पर उंगली उठाते हुए कहता है, मो नाटक करना बंद करो, आखिर तुम इस बात को कैसे साबित कर सकते हो कि ये रीशार्पिंग पिल रियल है? मो उसे दबी हुई आवाज में कहता है, मैं कैसे साबित करूंगा? क्या तुम्हें लैंग फैमिली याद है? ये सुनते ही याओजू बिल्कुल चुप हो जाता है, पर सभी ऑडियंस इस बात को सुनकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आखिर याओ फैमिली और लैंग फैमिली में क्या कनेक्शन है। मैंने तो सुना था एक बहुत बड़ी आग के लगने की वजह से 2 साल पहले वो पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। और याओजू भी सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में याद नहीं आ रहा, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मो उससे कहता है, तो क्या तुम्हें ये लड़की याद है? वही मो के पीछे लिंगजिन खड़ी हुई थी और वो हल्के कदमों से चलते हुए जाओ यू के पास आने लगती है और उससे कहती है, याओ फैमिली की पैट्रियार्क, मेरा नाम लिंगजिन है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग लिंगजिन को देखकर उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो वही भिखारी लड़की है, पर ये आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। लिंगजिन की ऐसी हालत देखकर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये लिंग फैमिली की लिंगजिन है, पर यावन और उसका पिता दोनों ही उसे पहचान लेते हैं। पर याओजू उसका आधा जला हुआ चेहरा देखकर कहता है लिंगजी 2 साल पहले ही मर चुकी है, तो यहाँ ये कौन है जो लिंगजी बनने का नाटक कर रही है। मो, तुम यहाँ से निकल जाओ और अपने साथ इस बदसूरत सी लड़की को भी ले जाओ। सब लोग याओजू की ऐसी बातें सुनकर उस पर यकीन कर लेते हैं और कहते हैं इसे यहाँ से ले जाओ, जिससे लिंगजी को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तो मो सब लोगों को ये बताता है 2 साल पहले तुम्हारी याओ फैमिली ने ही लैंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को चुरा कर वहाँ पर आग लगा दी थी और लिंगजी को भी उसी समय जान से मारने की कोशिश की थी। वो तुमसे दया की भीख मांगती रही, पर तुम लोगों ने उस पर जरा सी भी दया नहीं दिखाई। ये बातें तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद ही होंगी ना। सभी लोग उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरानी के साथ ये कहते हैं क्या 2 साल पहले उस आग के पीछे याओ फैमिली थी? हमने ऐसा नहीं सोचा था कि याओ फैमिली इतने ज्यादा नीचे गिर जाएगी। सब लोगों को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और सभी लोग बस यही कह रहे थे कि याओ फैमिली आखिर कितनी ज्यादा घटिया है। पर याओजू अपने चेहरे पर झूठी हंसी हंसते हुए मुंह से कहता है ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए तुम मेरी याओ फैमिली को बदनाम करना बंद करो और जल्दी से अपनी इस बदसूरत सी लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मेरी याओ फैमिली को बदनाम करने के लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि तुम मेरी याओ फैमिली को इस तरीके से बदनाम कर सको। मो उससे कहता है तुम्हें सबूत चाहिए। याओजू उससे बोलता है इस लड़की का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसे तो कोई शैतान ही पहले जैसा कर सकता है। मो मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारी हार मान लेनी चाहिए। मो लिंगजी के पास जाकर लिंगजी से वो पिल खाने का बोलता है और उसे बताता है कि ये पिल तुम्हारी खूबसूरती वापस लाने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। असल में ये पिल मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई थी। लिंगजी भी उससे कहती है मो मुझे तुम पर भरोसा है। जो बोलकर लिंगजी उस पिल को खा लेती है, जिसके तुरंत बाद ही उसका पूरा चेहरा आग से झुलसने लगता है। जजिस को भी ये देखकर ऐसा लगता है कि ये पिल एक फेलियर था। याओजू भी इस बात को लेकर खुश हो रहा था, पर तभी अगले ही पल पूरे स्टेडियम में शांति छा जाती है, क्योंकि लिंगजी का वो घाव भरा चेहरा फिर से पहले जैसा खूबसूरत हो चुका था। तभी बाइजोंग जजिस के पास पहुंचकर उनका माइक उठाकर चिल्लाकर कहता है मो ने एक डिवाइन पिल बनाई है और इसके जैसे स्किल्स पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। याओ फैमिली बहुत ज्यादा घटिया, कमीनी और बेशर्म है, ये ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। पर जजिस उसे शांत करने की कोशिश में लगे हुए थे और यूनरेन बाइजोंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं चला कि उसके पिता कब वहाँ पहुँच गए। सभी लिंगजिन की खूबसूरती देखकर उसके कायल होने लगे थे और सब लोगों को अब इस बात पर यकीन होने लगा था कि लिंग फैमिली की लिंगजिन अभी जिंदा है। और इस बात से ये बात भी साबित हो गई थी कि याओजू और उसकी फैमिली ने ही उस रात उनके घर में आग लगाई थी। पर याओजू अभी भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है ये झूठ है, लिंगजिन 2 साल पहले मर चुकी है और याओ फैमिली ही एक ग्रेट मेडिकल चाइना फैमिली है। हमारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा कुछ कर सकता है। जो बोलते हुए याओजू पीछे हो जाता है। जो बोलते हुए याओजू का हाथ याओवेन के फर्नेस से जाकर लगता है, जिससे उसका फर्नेस नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से एक स्प्रिट पिल कॉन्ट्रन निकलता है, जिसे देखकर याओवेन की ऐसी हालत हो जाती है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। बियान ही ये देखकर सब लोगों को बताता है कि तुमने पिल बनाने के लिए स्प्रिट पिल कॉन्ट्रन का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब तुमने चीटिंग की है। इस बात से याओ फैमिली का भांडा फूट जाता है और सभी लोग उनकी बुराइयां करना चालू कर देते हैं। ये सुनकर वो दोनों बाप बेटे अपने मन में कहते हैं हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना यह बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और फिर सभी जजेस मो को इस कॉन्टेस्ट का चैंपियन अनाउंस कर देते हैं और इस जीत की वजह से सबसे ज्यादा खुश यूनरेन होती है, क्योंकि मो ने ये सब जो भी किया था वो सब उसी के लिए था। मो स्टेज से नीचे उतर कर नीचे आ जाता है और दूसरी तरफ वो दोनों बाप बेटे वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं। लिंगजी मो के साइड में खड़ी होकर उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं इस लड़ाई को कभी भी नहीं जीत पाती। जो बोलकर वो शर्माते हुए मो के गाल पर जाकर किस कर देती है, जिसे देखकर यूनरेन बहुत ज्यादा जल जाती है। और फिर सीन याओ फैमिली के मेंशन के अंदर का होता है। याओवेन अपने पिता से कहता है डैड, जब सब लोग हम लोगों को पीट रहे थे तब मो यहाँ पर आकर यूनरेन को अपने साथ ले गया, पर वो लोग अभी भी इसी सिटी में है और मो ने मुझसे कहा था कि उसे उम्मीद है कि हमने जो प्रॉमिस किया था हम उसे पूरा करेंगे, कि अगर हमारी फैमिली हार जाती है तो लॉन्गशी सिटी को सप्लाईज दिए जाएंगे। याओजू ये बात सुनते
ही हंसने लगता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। वो लोग भाड़ में जाएं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। पर अब इस हादसे के बाद उसे ऐसी मौत देनी होगी जिससे उसे दफनाने के लिए जमीन भी न मिल पाए। इसलिए अब याओजू ये सारी बातें जाकर वेनचेन को बताता है। वेनचेन हू टियांजाओ और क्युन का मास्टर है। वेनचेन उससे कहता है, तुम बस आराम करो और सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ तुम लोगों को निराश नहीं करूंगा। जो बोलते हुए वो अपनी जैकेट फंसाकर वहाँ से निकलते हुए अपने मन में सोचता है, मैं तुमसे मेरे दोनों डिसाइपल्स के गुस्से का बदला लेकर रहूंगा। अब सीन ही फैमिली के कोडीआर्ट का होता है, जहाँ पर हमें कुछ नए लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पर अंडरग्राउंड के 3 लोगों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें से टेंशन और एक ब्लू कलर की सूट वाला आदमी और तीसरे का नाम यू वैन होता है। वो ब्लू कलर की सूट वाला आदमी यू वैन से बोलता है, आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और हम सभी आपकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं। यू वैन उससे बोलता है, ये तो थोड़ा सा पैसा है और मैं बहुत दूर से ब्लैक आयरन और लेने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम मुझे गलती से भी गलत चीज थमाने की कोशिश भी मत करना। वो ब्लू कलर की सूट वाला आदमी घबराते हुए बोलता है, आप तो पूरी चाइना के सबसे ज्यादा फेमस इंसान हैं, मैं आपके साथ ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर वो ब्लू कलर की सूट वाला आदमी अपने आदमी को इशारा कर कर ऑफिस से उस बॉक्स को लाने का बोलता है। टियानजिंग ये देखकर उसके कान में जाकर बोलता है, अगर ये ब्लैक आयरन और हमने मुंह को नहीं दिया तो क्या ये ठीक रहेगा? वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी हंसते हुए उसे कहता है, वो आज वैसे भी मरने वाला है तो हमें उसे किसी सुपर ह्यूमन की तरह नहीं देखना चाहिए। वो उस टाइगर के मुंह से निकल कर नहीं आ सकता, पर मान लो अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो हमारे पास यू वैन है। यू वैन की स्ट्रेंथ लॉन्गशी सिटी के किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा है। वो इसके आगे कुछ बोल पाता, तभी एक आदमी भागते हुए मुंह मर गया चिल्लाते हुए वहाँ पर आ जाता है और आगे उन लोगों को बताता है, वो टाइगर उसी के पास जा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो अब तक तो जरूर मर चुका होगा। ये सुनकर टियांगजिन की भी टेंशन कम हो जाती है और यू वैन उन लोगों से पूछता है, आखिर तुम लोग किसके बारे में बातें कर रहे हो? वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी यू वैन को बताता है, वो तो एक लड़का था और उसे भी ये ब्लैक आयरन और चाहिए था। यू वैन उससे बोलता है, इस सहरा में भी ऐसा कोई है जो मेरे साथ कम्पीट करना चाहता है? आखिरी बार जिस इंसान ने मुझसे लड़ाई करी थी उसके ग्रेव पर घास अब तक तो कुछ मीटर लंबी हो गई है। वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी कहता है, जरूर, ये एक गुड आइटम केवल आपके लिए है। जो बोलते हुए वो बॉक्स खोलकर यू वैन के सामने रख देता है। यू वैन हैरानी के साथ उस ब्लैक आयरन और को देखकर कहता है, ये ब्लैक आयरन और अब मेरा है। पर तभी वहीं पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पीछे की पूरी दीवार ढह जाती है। वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी चिल्लाकर कहता है, आखिर वहाँ पर कौन है? तो मो उसे कहता है, मैं मो हूँ, और वो अपने कंधे पर उस टाइगर की लाश को लेकर आ गया था और उसके पीछे कई सारे लोग घायल पड़े हुए थे। वो लोग उस आदमी से माफी मांगते हुए कहते हैं, हम लोगों ने इसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की पर हम लोगों को माफ कर दीजिएगा, ये एक शैतान है, एक डेविल। टाइजिंग मो को देखकर कपकपाते हुए मो से बोलता है, अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? गार्ड्स जल्दी आओ। पर मो उसे कहता है, चिल्लाना बंद करो, मैंने पहले ही उन सबको जान से मार डाला है। फिर मो की नजर ब्लैक आयरन और पर पड़ती है और वो उसे देखकर उन लोगों से कहता है, तुम लोग धोखे से मुझे शेर के मुंह में डालकर ये ब्लैक आयरन और किसी और को देना चाहते थे। तो यू वैन मुस्कुराते हुए मो से कहता है, तो तुम वो कचरा हो जो ब्लैक आयरन और के लिए मुझसे लड़ना चाहते हो? मो उससे पूछता है, अब आखिर तुम कौन हो? यू वैन बड़ी स्टाइल के साथ मो से बोलता है, ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, पर तुम इतनी सी बात याद रखो, जो भी मुझसे लड़ा है वो केवल मरा है। वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी भी यू वैन से बोलता है, ये ब्लैक आयरन और केवल आपका है, इसलिए मो इसे छूने की कोशिश भी मत करना। ब्रदर यू वैन, जल्दी से इसे मार डालो जिससे ये और केवल आपका हो जाए। फिर अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और मो लड़ते हुए उस ब्लू कलर के सूट पहने हुए आदमी से बोलता है, पर तुम लोगों ने यहाँ पर एक आदमी को बुलाकर मुझे मारने की कोशिश की जिससे सबूत सारे मिट जाए। तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो और ये सच में एक बहुत ज्यादा शर्मनाक हरकत है। यू वैन गुस्से में मो से बोलता है, अगर तुम्हें मेरा सामान चाहिए तो बदले में तुम्हें अपनी जान देनी होगी। आज तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग इंसान से हारने का टेस्ट पता चलेगा। मो भी गुस्से में यूवेन से बोलता है, लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। जो बोलते हुए वो यूवेन के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, पर उससे सबसे ज्यादा उस ब्लू कलर के सूट पहने हुए आदमी और टेंशन की हालत खराब हो जाती है। फिर मो यूवेन से आगे बोलता है, देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, जल्दी से मेरा और मुझे वापस दे दो और हमारा बिजनेस यहीं पर खत्म हो जाएगा। पर यूवेन उससे कहता है, तुम मुझे घायल करने के बाद ये कह रहे हो कि
मैं तुम्हें तुम्हारा और दे दूं। मैं नान मैनोर का पहला लड़का हूँ, तो तुम्हारे जैसे के सामने नीचा कैसे देख सकता हूँ। जो बोलकर वो मो पर अपने एक स्पेशल सा अटैक करता है, जिसे देखकर मो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, लगता है तुम सच में मरना चाहते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। जो बोलकर मो पलक झपकने की स्पीड से उस अटैक को ब्लॉक करते हुए यू वैन के पेट पर आकर जोरदार हमला करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो खांसते हुए कहता है, मैं नान मेजोर का पहला लड़का हूँ जिसे तुमने मार दिया, पर मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। वो कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। मेरे मरने के बाद ऐसा मत सोचना कि तुम चाहकर भी अच्छे से जिंदगी जी सकते हो। जो बोलते हुए यू वैन अपनी एनर्जी से अपने फैन को कंट्रोल करते हुए मो पर अपना लास्ट अटैक करता है, पर मो उसे सही समय पर देखकर उसे बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी मो की नजर यू वैन के गले पर लगे हुए पेंडेंट पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में आता है, क्या ये वही स्पिरिट स्टोन है जो मुझे चाहिए था। इसलिए मो जल्दी से उस स्टोन को यू वैन के गले से निकाल कर देखता है और साथ ही वो अपने मन में कहता है, कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए मुझे इस स्टोन की जरूरत थी। अब यू वैन के मरने के बाद वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी और टाइशन दोनों ही अपने घुटनों के बल बैठकर मो को वो ब्लैक आयरन ओर देते हैं और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोगों को गलत फहमी हो गई थी और प्लीज ये ब्लैक आयरन ओर ले लो और हम लोगों को छोड़ दो। मो उनसे बोलता है, गलत फहमी? तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूं? क्या मैं तुम लोगों को 3 साल का छोटा सा बच्चा दिखता हूँ? तुम दोनों ने ही यू वैन के साथ हाथ मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की। जो बोलकर मो आगे बढ़ने लगता है और ये देखकर उन दोनों की हालत रो रो कर बुरी हो जाती है और वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी अपने मन में सोचता है, अगर मुझे पहले से ही पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं टियानजिंग के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करता। फिर वो अपना सिर पटकते हुए मो से उसकी गलती की माफी मांगने लगता है और उससे कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर तभी मो कूद कर उसके पैर पर अपना पैर रखता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो आदमी दर्द में करारने लगता है। ये सब देखकर टियानजिंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और फिर मो अपना पंच रेडी कर कर उससे कहता है, अब तुम्हारी बारी। टियानजिंग की ये सुनते ही ऐसी हालत हो जाती है जैसे किसी ने उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकाल कर उसी के सामने पिचका दिया हो। वो थर थर कांपे जा रहा था और उसकी आंख और नाक बहना बंद ही नहीं हो पा रहे थे और मो आगे बढ़कर उसे पंच मारने ही वाला था, पर जैसे ही मो का पंच टियानजिंग के चेहरे पर लगता, पर तभी मो नोटिस करता है कि उसकी आइस ड्रैगन सोर्ड ब्रेक थ्रू करने वाली है। इसलिए वो वहीं से पलट कर वहाँ से जाने लगता है और टियानजिंग जमीन पर गिरते हुए बस मो का शुक्रिया किए जा रहा था। फिर मो वहाँ से कूद कर चला जाता है और अब अगले दिन आग की तरह ये बात सब लोगों में फैल जाती है कि नन मेजोर के यंग मास्टर को मो ने जान से मार डाला है और इस बात से सभी लोग मो के बारे में बातें करने लगते हैं और सब लोगों के दिल में मो के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। पर नान मेजोर के अंदर सभी यू वैन के मरने का शोक मनाने में लगे हुए थे और नान मेजोर का मास्टर यू जियाओ ली रोते हुए चिल्लाकर कहता है, मो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत भी कैसी की। फिर मास्टर वी चेन आगे आकर उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, मैं आपके लिए मो का सिर लेकर आऊंगा और साथ ही नान मेजोर के यंग मास्टर को मारने का उससे बदला लूंगा। यू जियाओ ली उससे बोलता है, क्या सच में तुम ऐसा करोगे? वी चेन उससे कहता है, जरूर, याओ वैन के मौत का बदला मुझे उसे लेना होगा। तो यू जियाओ ली उससे बोलता है, ठीक है, अगर तुम इस चीज में कामयाब हो जाते हो तो नान मेजोर तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए सफर नहीं करने देगा। वी चैन उनसे कहता है, मास्टर आप तो सच में काफी ज्यादा पोलाइट हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।